हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्ण कुमार पुनिया। डायनेमिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लासेस के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास इस एक्सरसाइज के अंदर 2 क्वेश्चन बच जाएंगे, 11th नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन। वो अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए मैं इनको एक साथ करवा रहा हूँ और एग्जाम ऑफ व्यू भी ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के अंदर 14 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक सीधा एवं चिकना ट्यूब अपने एक स्थिर सिरे के सापेक्ष एक समान कोणीय वेग ओमेगा से 36 तल में घूमता है। क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई हमारे पास कोई ट्यूब है, एक समान ट्यूब है, स्मूथ और स्ट्रेट ट्यूब है हमारे पास, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके अंदर इसको हम मूव करवा रहे हैं एक एंड पॉइंट के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए वो एक एंड पॉइंट है, ये है, एक सिरा ए है, इसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसको मूव करवा रहे हैं। अब मान लीजिए टी टाइम पर ये मूव करते हुए ये यहाँ पर पहुंच गया है, ये ट्यूब। साथ में ये कह रहा है कि t = 0 पर, यदि शून्य समय पर इसके अंदर एक कण स्थिर सिरे से t = जब हम 0 ले रहे हैं और ये फिक्स एंड पॉइंट है, इससे इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कोई पार्टिकल है, कोई कण है, वो स्मॉल a डिस्टेंस पर है, और ये जो पार्टिकल है ये इस ट्यूब के अलोंग कैपिटल V वेग से मूव कर रहा है, इस ट्यूब के सहारे चल रहा है कैपिटल V वेग से। तो अपने को प्रूव यह करना है कि t समय पर इसकी दूरी इतनी होगी। अब देखो अपने को क्या बताना है, मान लीजिए वो पार्टिकल, जैसे भाई इसको हम क्या करेंगे, प्लेन के अंदर मूव करेंगे, प्लेन के अंदर हम इसको घुमाएंगे, इस ट्यूब को। जब ट्यूब को घुमाएंगे और ये जो पार्टिकल है, ये जो कण है, ये गति कर रहा है। अब इसको जब हम गति देंगे इस ट्यूब को, तब इसका वेग चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले से किस वेग से गति कर रहा है, ये कैपिटल V वेग से गति कर रहा है। अब जब इसको हम मूव करेंगे तो इस ट्यूब के वेग की वजह से भी क्या करेगा, ये गति करेगा। तो गति करेगा तो ये बाहर की साइड में जाएगा, और बाहर की साइड में जाएगा तो इसका जो पथ होगा, जो पाथ होगा, वो किस साइड, किस तरह से होगा, इस तरह से बाहर की साइड में, ये इस तरह से जाएगा, बाहर की साइड में जाएगा। तो ये मान लीजिए ये कण है, पार्टिकल है, वो यहां पर पहुंच गया है, और उसका जो वेलोसिटी होगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, एक तरह से इसका पाथ ये हो गया। और मान लीजिए वो डिस्टेंस अपने पास r डिस्टेंस ये है, इस r डिस्टेंस को t टाइम में ये तय करता है। तो अब अपने को क्या बताना है, इस r का वैल्यू, इस डिस्टेंस का वैल्यू ये होगा, स्मॉल r बता रहा हूं मैं इसको, अपने को प्रूव करना है कि स्मॉल r का वैल्यू ये होगा। अब थोड़ा ध्यान देना, अपने पास वक्र एक तरह से ये है, कर्व है, वो इस तरह से बनेगा अपने पास, और ये ओरिजिन ले रहे हैं एक तरह से। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, रेडिकल डायरेक्शन होगी, और इस डायरेक्शन में जो वेग है वो एक समान है अपने पास, क्योंकि जो एक तो ये एक समान वेग से इसको मूव कर रहे हैं, हम ट्यूब को हम एक समान कोणीय वेग से क्या कर रहे हैं, गति दे रहे हैं। dθ/dt अपने को क्या दे रखा है, ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो इस डायरेक्शन में जो त्वरण आएगा, वो त्वरण क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये वेग होगा वो तो क्या होगा, एक समान होगा अपने पास। तो ध्यान देना, क्योंकि कण का एरिया त्वरण, रेडिकल एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। और रेडिकल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, d² r/dt²
माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट हो जाएगी। साथ में अपने को दे रखा है डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। और t इक्वल टू 0 पर, एट t इक्वल टू 0 जो वेग है वो क्या है हमारे पास, कहने का मतलब डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू क्या दे रखा है, v दे रखा है अपने को। ये इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखी है और इनके बिहाफ पर ये अपने को प्रूव करना है। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, अपने को एक तरह से जो कर्व का इक्वेशन है वो फाइंड करना है। दो बातें दे रखी है अपने को, एक तरह से एक तो ये इक्वेशन दे रखी है और एक ये डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा दे रखा है। तो डी थीटा अपॉन डी टी का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे और ये अपने पास एक सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो जब हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो CF और PI ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर PI तो 0 आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड इसका 0 बनेगा, लेकिन PI के अंदर हमारे पास दो रियल वैल्यू आएंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, m के दो रियल वैल्यू आएंगे और उसके लिए हमने सेकंड ईयर के अंदर e की पावर में देखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी और साइन हाइपरबोलिक के अंदर मतलब रिजल्ट दे रहा है। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि दो तरीके से लिखा जा सकता है उसको। तो देखिएगा इसके अंदर ये हम क्या करेंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। एक तरह से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। और इसका हम सब ये सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे सबसे पहले। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास m इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा। और PI के ये CF क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, CF इक्वल टू C1 e की पावर ओमेगा t प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा t। और PI क्या आएगा इसके अंदर अपने पास, PI इक्वल टू आएगा 0। तो टोटल जो सॉल्यूशन होगा वो R, जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा अपने पास, R इक्वल टू C1 e की पावर ओमेगा t प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा t। ये अपने पास R का वैल्यू आया। लेकिन जो आंसर दे रखा है वो हमें हाइपरबोलिक में दे रखा है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको चेंज किस तरह से करते हैं हाइपरबोलिक में वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है कोस x क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बाई 2 कोस हाइपरबोलिक x। कोस हाइपरबोलिक x ये अपने पास होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और साइन हाइपरबोलिक x क्या होता है आपके पास, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई 2 होता है। तो जब इनको ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, e की पावर x बाई 2 e की पावर x बाई 2। तो एक तरह से कोस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा अपने पास, ऐड करेंगे तब। और जब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये एक तरह से e की पावर x बाई 2 e की पावर x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो ये अपने पास आएगा कोस हाइपरबोलिक x माइनस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू e की पावर माइनस x।
इन दोनों को ऐड करेंगे तब तो ये आएगा e की पावर x, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तब ये हमारे पास ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अपने पास ये तो दे रखा है कि x की जगह ओमेगा टी दे रखा है, इसमें भी तो इस तरह से हम इसको r को क्या लिख सकते हैं, c1 e की पावर x की जगह क्या लिखना अपने को, कोस हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। तो इन्हीं के वैल्यू में रख रहा हूं, x की जगह अपने को क्या रखना है, ओमेगा टी। तो देखिएगा ये आएगा अपने पास कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस की बजाय माइनस साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। अब r इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक एक साथ में ले लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक वाला एक साथ में लेते हैं, तो ये अपने पास क्या आएगा, c1 प्लस c2 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस, अब साइन हाइपरबोलिक इसमें से कॉमन ले लेंगे तो c1 माइनस c2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ये अपने पास आएगा r का वैल्यू आएगा। कहने को मैं आपको सीधा भी कह सकता था कि इसको हाइपरबोलिक में ऐसे लिखा ही जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है कि हाइपरबोलिक में इसको किस तरह से चेंज करते हैं। इनको नया नाम दे देंगे, r इक्वल टू c3 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस c4 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, स्वैच्छिक अचर होते हैं, इनको कोई भी नाम दिया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अपने पास आ जाएगा, आप चाहे तो लिखें तो इनको ऐसे बता देना, वेयर c1 प्लस c2 इक्वल टू c3 और c1 माइनस c2 इक्वल टू c4। इनको मैंने नाम दे दिया। अब देखो t इक्वल टू 0 पर जो अपने को r दे रखा है, वो डिस्टेंस दे रखी है, वो कितना दे रखा है, a दे रखा है। तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो t इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना कि ये साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक है। ये साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, e की पावर x और e की पावर माइनस x का औसत होता है, एवरेज होता है, और साइन हाइपरबोलिक क्या होता है, अंतर औसत होता है। तो ना इसमें ऐसे नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे, वो बात अलग है कि 0 हम रखते हैं तो वैसे वैल्यू आ जाते हैं, जैसे साइन 0 डिग्री कोस 0 डिग्री के वैल्यू होते हैं वैसे आ जाते हैं। लेकिन कई बार बच्चे जल्दबाजी में ऐसे कर देते हैं, जैसे उनको 90 डिग्री मिल जाए तो साइन हाइपरबोलिक और कोस हाइपरबोलिक में भी वैसे वैल्यू पुट कर देते हैं जैसे त्रिकोणमितीय फलन साइन x और कोस x होते हैं। हालांकि ये साइन हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक x और त्रिकोणमितीय फलन बिल्कुल अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर जैसे मैं कोस हाइपरबोलिक x के अंदर x की जगह मैं यदि 0 रखना चाहूँ तो e की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस 0 भी 1 हो जाएगा, तो 2/2 1 हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है 1 माइनस 1, इसलिए ये 0 होते हैं, ना कि ऐसे होता है कि जैसे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उस तरह से नहीं होता है इनके अंदर। तो जब हम इनके अंदर t इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपने पास a इक्वल टू c3 इंटू में 1 प्लस c4 इंटू में 0, इस तरह से हमारे पास c3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अब हमें किसका वैल्यू और निकालना है, c4 का वैल्यू और निकालना है। तो इसके लिए अपने को देखो एट t इक्वल टू 0 पर dr अपॉन dt का वैल्यू क्या दे रखा है अपने को, कैपिटल V दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर मान लीजिए अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड है, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव कर देते हैं, dr अपॉन dt इक्वल टू c3 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t
इसमें ओमेगा में पहले ही मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये मान लीजिए ये C3 है, C3 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C4 ओमेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना कि जब हम हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इनमें साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि ये फॉर्मूले होते हैं। जब इस फॉर्मूले का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा, और इस फॉर्मूले का जब हम ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये फंक्शन आएगा। तो इनके साइन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। कई बार अमूमन बच्चों के मिस्टेक हो जाते हैं इस बात की भी कि वो एक ही माइंड में रहता है ना, साइन कोस का जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक जगह साइन चेंज होता है, और उस चक्कर में इनमें भी क्या कर बैठते हैं, किसी एक जगह माइनस का डिफरेंस कर बैठते हैं। इनमें नहीं होता है ऐसा। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कोस हाइपरबोलिक एक्स में साइन का कोई अंतर नहीं आता। रीजन भी है, जाहिर सी बात है, इनके जो वैल्यू होते हैं वो ये दे रखी है, इसलिए इनका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे या इंटीग्रेशन कर लो चाहे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट आएगा, इसलिए इनमें साइन चेंज नहीं होता है। थोड़ा इसको आगे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो dr/dt का वैल्यू क्या है इसके अंदर अपने पास, ये वैल्यू है, और dr/dt का वैल्यू क्या दे रखा है, कैपिटल V दे रखा है। तो इसलिए हम t और t = 0 रखना अपने को इसके अंदर। तो ये क्या आएगा, ये कैपिटल V रख देता हूं मैं, और ये क्या आ जाएगा C3 तो अपने पास 0 आ ही चुका है, सॉरी C3 का वैल्यू a आ गया है। एक बार रख देते हैं ओमेगा, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि साइन हाइपरबोलिक 0 और C4 इन ओमेगा ये आ जाएगा 1। एक तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, C4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल V बाई ओमेगा। ये C3 और C4 के वैल्यू आ चुके हैं हमारे पास। इस तरह से अपने पास R का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू C3 का वैल्यू कितना है अपने पास, A आया, A कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C4 का वैल्यू क्या है अपने पास, कैपिटल V बाई ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। और यही अपने को प्रूव करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो अभी ये 40 नंबर क्वेश्चन मैंने बताया आपको, तो अगला हम क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। इसके अंदर देखिएगा क्या दे रखा है, ए लंबाई की एक सीधी एवं चिकनी छड़ के एक सिरे से डी दूरी पर एक छल्ला और रिंग है, वो विरामावस्था में है। ये अपने को मान लीजिए ए डिस्टेंस का क्या है, कोई अपने को रोड दे रखा है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है, ये कोई रोड है हमारे पास, स्टेट रोड है, और इसके एक सिरे से इसके एक एंड पॉइंट से डी डिस्टेंस पर, ये मान लीजिए डी डिस्टेंस है अपने पास, इस पर कोई कण है और वो विरामावस्था में है। इसका मतलब यहां पर इसके लिए वेग का वैल्यू कितना है, 0 दे रखा है। डी डिस्टेंस पर जो ये पार्टिकल है ये विरामावस्था में है, मतलब कोई गति नहीं कर रहा है, वेग इसका क्या है, 0 है। और ये जो छड़ है या ये रोड है, इसको क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर इस ओ नाम दे रखा है इसका, और के रेस्पेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कोणीय वेग, डी थीटा अपॉन dt क्या दे रखा अपने को, ओमेगा
इससे घुमाया जाता है। इसको क्या कर रहे हैं भाई, ये जो इस पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या था, जो पार्टिकल था वो मूव कर रहा था, गति कर रहा था। यहां पर इस पॉइंट पर वेग कैपिटल V दे रखा था, और यहां पर इसमें क्या दे रखा है, ये विराम अवस्था में है। t=0 पर, ये विराम अवस्था में, पिछले क्वेश्चन में t=0 पर dx/dt का वैल्यू क्या दे रखा था अपने को, या dr/dt का वैल्यू क्या दे रखा था, कैपिटल V दे रखा था। और यहां पर बस इतना अंतर है कि वो 0 दे रखा है, और डिस्टेंस यहां पर क्या दे रखा है, O से D दे रखा है, और पिछले क्वेश्चन के अंदर स्मॉल a दे रखा था। अब देखो इसको हम मूव करेंगे, तो इसको घुमाएंगे O के सापेक्ष, तो ये पार्टिकल है, ये भी बाहर की तरफ गति करेगा। इस तरह से ये बाहर की साइड में ही तो जाएगा, बाहर की साइड में ही जाएगा ये। इस तरह से ये गति करेगा। और मान लीजिए वो कण यहां पर है। अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि जो ये रिंग है, ये एक समय पश्चात, सॉरी, ये जो रिंग है इतने टाइम के बाद में इतने वेग से छड़ को छोड़ देगा। मतलब है ये जो डिस्टेंस है, यहां पर ये जो कण है यहां पर, इसको जब छोड़ेगा तब समय तो इतना लगेगा, और वेग इस पॉइंट पर ये होगा। अपने को ये प्रूव करना है। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन के अंदर भी एरिया त्वरण, रेडिकल एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा इस डायरेक्शन में। तो इसके अंदर सेम वो का वही है, बस थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा कि जो लास्ट जो हम टाइम, यदि इसको कण छोड़ रहा है उस समय को t मान लिया जाए, तब t टाइम पर जो r होगा वो क्या होगा, स्मॉल a होगा। t टाइम पर r का वैल्यू क्या होगा, स्मॉल a होगा। और यहाँ पर जो वेग निकालेंगे, तो यहाँ पर ये इस साइड में भी एक तरह से इस साइड में भी गति कर रहा है और ऊपर की तरफ भी गति कर रहा है। तो वेग की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो परिणामी वेग की बात कर रहे हैं। बस इतना अंतर है, सेम प्रोसेस हो रहेगा। तो देखो, क्योंकि एरिया वेग, सॉरी त्वरण, कण का एरिया, रेडिकल एक्सीलरेशन क्या आएगा, 0। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, d²r/dt² माइनस r/dθ/dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और साथ में अपने को गिवन दैट dθ/dt इक्वल टू ओमेगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या आएगा, d²r/dt² माइनस r⍵² इक्वल टू 0। इस तरह से d² माइनस ⍵² r इक्वल टू 0। इस तरह से हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे, तब m² माइनस ⍵² CF क्या आएगा अपने पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन में आ जाएगा ⍵² इक्वल टू 0, m बराबर प्लस माइनस ओमेगा। अब मैं सीधा ही हाइपरबोलिक में लिखूंगा इसके अंदर, क्योंकि हाइपरबोलिक में आंसर दे रखा है। CF क्या आएगा, CF बराबर, पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि हाइपरबोलिक में लिखा जाता है, एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, लेकिन ये जो फैक्टर है वो रियल नंबर होने चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और सेम होने चाहिए, लेकिन साइन उनका अपोजिट होना चाहिए। तो C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t।
पी आई क्या आएगा अपने पास, इसके अंदर पी आई 0 आएगा क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है 0 है, इसलिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास C1 कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी। ये अपने पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब हमें C1 और C2 के वैल्यू फाइंड करने हैं, तो इसके लिए देखो अपने को गिवन दैट एट t इक्वल टू 0 जो डिस्टेंस है r है वो क्या दे रखा है, r इक्वल टू d, और साथ में t इक्वल टू 0 पर अपने को dr अपॉन dt भी क्या दे रखा है, क्योंकि विराम अवस्था में है कण, जो पार्टिकल है वो क्या है, रेस्ट पर है, dr अपॉन dt क्या है 0 आएगा। तो इसको लेकर एक वैल्यू आ जाएगा और इनको लेकर हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगा। t इक्वल टू 0 रखेंगे और r इक्वल टू d रखेंगे, तो t इक्वल टू 0 पर तो ये तो 0 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, d इक्वल टू C1 इंटू में 1 प्लस C2 इंटू में 0। इस तरह से हमारे पास C1 का वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल d आ गया। अब dr अपॉन dt फाइंड करते हैं। dr अपॉन dt अपने पास आएगा C1 ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t प्लस C2 ओमेगा कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t, और क्या दे रखा है अपने को, dr अपॉन dt 0 है, t इक्वल टू 0 लेना है, तो ये 0 रख रहा हूं मैं। C1 ओमेगा 0 C2 ओमेगा 1, तो एक तरह से C2 का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो R अपने पास क्या रहेगा, R इक्वल टू आ जाएगा D कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t, ये आया। अब देखो जब ये कण है इस छड़ को छोड़ेगा, इसके लास्ट पॉइंट पर जाएगा, तो जो कि जब कण जो रोड है उसको छोड़ देगा, छड़ को छोड़ेगा, तब जो R है वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है, A दे रखी है, तो इसलिए अपने पास क्या हो जाएगा, A इक्वल टू D कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t। इस तरह से ये हम यहां से t का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि समय पूछा है इसके अंदर, समय इतना होगा, तो ये अपने पास क्या आएगा, A बाई D इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक ओमेगा t। इस तरह से अपने पास क्या आ जाएगा, ओमेगा t इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स A बाई D, और क्या हो जाएगा, ये t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स A बाई D आएगा अपने पास, ये t आ जाएगा। अब ये देखिएगा समय यही है अपने पास। अब इसने ये पूछा है कि जब इस समय पर वेग इतना होगा, तो वेग की बात कर रहे हैं, यहां पर वेग क्या होगा, परिणामी वेग होगा, और परिणामी वेग क्या आता है अपने पास, परिणामी वेग अयस्क वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर, और उस टोटल का भी अंडर रूट। एक तरह से वेग क्या हो जाएगा अपने पास, dr अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस r d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर का भी अंडर रूट आएगा अपने पास। अब देखिएगा आप, dr अपॉन dt का वैल्यू यहां से आ जाएगा, क्योंकि dr अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा, d ओमेगा साइन हाइपरबोलिक ओमेगा t, और d थीटा अपॉन dt है ही। जब
कण इसको छोड़ेगा तब जो r होगा यहाँ पर, ये r की वैल्यू क्या होगी, a होगी। तो देखिएगा वेग क्या आएगा अपने पास, मैं इस साइड में लिखता हूं इसको, वेग क्या आ जाएगा, अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी। और r का वैल्यू क्या है, जब इसको छोड़ेगा कण तब टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, a, तो प्लस का a स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी ओमेगा है ही, ओमेगा स्क्वायर। क्या अपना आंसर आ गया, ये चेक कर लेते हैं, नहीं आया अभी, मतलब सीधी सी बात है कि इसमें हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक नहीं आना चाहिए इसके अंदर, तो इसको भी हम हटा देंगे। जैसे हमारे पास ये जो इक्वेशन है, जब छोड़ेगा कण इस छड़ को छोड़ेगा तब अपने पास यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक का वैल्यू क्या आता है, ये वैल्यू आता है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक ओमेगा टी को चेंज कर लेते हैं कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी में। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। तो एक तरह से अपने पास क्या होगा, वेग। अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जब इनको चेंज करते हैं तो कई बार त्रिकोणमितीय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जो हाइपरबोलिक फंक्शन है उनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है फॉर्मूलों के अंदर। क्या होता है कि जब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, त्रिकोणमितीय फलन में ऐसा होता है, और अपने पास क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका होता है कोस 2x। जबकि हाइपरबोलिक के अंदर इनसे उल्टा होता है कि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू तो होता है कोस हाइपरबोलिक 2x। ये उस साइड में थोड़ा इनको जरूर ध्यान रखना। और कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। इसलिए इसको चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला अपने अप्लाई होगा। तो ये क्या आएगा, वेग का वैल्यू क्या आएगा, वेग बराबर अंडर रूट डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, सॉरी साइन को तो चेंज ही करना अपने को, इसको लिखेंगे 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक ओमेगा, ये स्क्वायर ही कर देता हूं, ये आएगा अपने पास, और यहां पर लिख देता हूं प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और अब इसको लिख देते हैं अंडर रूट डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी। देखो यहां पर कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी, जब कण टी समय पर छड़ को छोड़ेगा तब जो r होगा वो तो a हो जाएगा, तो इसलिए यहां से कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी का वैल्यू क्या है, a बाई डी है, तो प्लस a स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है क्या, ये अपने पास बिल्कुल सही है। और इसमें साइन हाइपरबोलिक की बात करें तो ये इधर चला जाएगा, सॉरी ये -1 आएगा, इसमें थोड़ा हमने मिस्टेक कर दिया है। इसके अंदर क्या होगा अपने पास, जैसे इसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर ओमेगा टी -1 और प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आएगा अपने पास। और इसमें ये फिर वैल्यू पुट कर देंगे तो डी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ओमेगा टी ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर -1 और प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर।
तो ये आएगा अंडर रूट डी स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा अपने पास, तो ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा और इसमें ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसको हम लिख देंगे अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो 2a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का ओमेगा स्क्वायर डी स्क्वायर, ये रह जाएगा। इन दोनों में ये अपने पास ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ओमेगा अंडर रूट 2a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो करेंगे। और मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि इस बुक के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आप करेंगे अब, और बाकी एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। तो इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को मैं बताऊंगा, आपको करना है। सेकंड एग्जाम्पल करना है आपको एग्जाम्पल करना है फोर्थ एग्जाम्पल और 7th एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल करने हैं। बाकी मैं आपको सारे एग्जाम्पल भी बताने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश क्या टोटली बोर्ड पे मैं आपको बताऊँगा। अब बाकी जितने भी एग्जाम्पल बचे हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए यदि